करवा चौथ का दिन था। शर्मा परिवार के घर में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। आंगन में रंगोली बनी हुई थी, दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी और रसोई में तरह तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई त्योहार की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी दुनिया कई महीनों से दर्द और अपमान के अंधेरे में डूबी हुई थी। वह थी साक्षी। 8 महीने की गर्भवती साक्षी सुबह 4 बजे से लगातार काम कर रही थी। उसके पैरों में सूजन इतनी बढ़ चुकी थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। कमर का दर्द उसे बार बार बैठ जाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसे आराम करने की इजाज़त नहीं थी। कभी वह रसोई में मिठाइयाँ बना रही थी, कभी मेहमानों के लिए चाय तैयार कर रही थी और कभी पूरे घर की सफाई संभाल रही थी। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में थकान थी, लेकिन फिर भी वह बिना शिकायत किए काम करती जा रही थी। साक्षी की सास कमला देवी को उसकी तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए त्यौहार की व्यवस्था सबसे ज़रूरी थी। वह हर कुछ मिनट में कोई नया आदेश दे देती, कभी मिठाई कम पड़ने की शिकायत करती तो कभी सजावट में कमी निकालती। साक्षी अपनी पूरी ताकत लगाकर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। कई बार उसे चक्कर आने लगे थे, उसका शरीर जवाब देने लगा था। फिर भी वह सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसका पति विकास उसकी परेशानी समझेगा। दोपहर के समय जब दर्द असहनीय हो गया तो साक्षी ने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी, थोड़ी देर बैठ जाऊं? बहुत कमजोरी लग रही है। लेकिन कमला देवी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने सबके सामने ताना मारते हुए कहा, हमारे ज़माने में औरतें गर्भ में बच्चा लेकर खेतों में काम करती थी। आजकल की बहुओं को थोड़ा सा काम क्या मिल जाए, बीमारी शुरू हो जाती है। यह सुनकर आसपास खड़ी औरतें चुप हो गई। किसी ने साक्षी का पक्ष नहीं लिया। साक्षी ने नजरें झुका ली और फिर से काम में लग गई। उसी समय विकास वहां आया। साक्षी ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। उसे लगा शायद वह उसकी हालत समझेगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, विकास, मुझे सच में बहुत कमजोरी लग रही है। लेकिन विकास ने उसकी आंखों में देखने तक की ज़रूरत नहीं समझी। उसने लापरवाही से कहा, मम्मी सही कह रही है, आज मेहमान आए हुए हैं, अभी आराम का समय नहीं है। यह सुनकर साक्षी के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही उसकी तकलीफ़ को सबसे कम समझता है। शाम होते होते घर मेहमानों से भर चुका था। सभी महिलाएं सज धजकर करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रही थी। चांद निकलने का इंतजार हो रहा था। हंसी मजाक और बातचीत से पूरा घर गूंज रहा था। लेकिन साक्षी अभी भी रसोई में अकेली खड़ी थी। लगातार काम और भूख प्यास के कारण उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे लगा जैसी दीवारें घूम रही हो। उसने खुद को संभालने के लिए काउंटर का सहारा लिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। किसी तरह वह रसोई से बाहर निकली। उसकी नज़र विकास पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, विकास, लेकिन उसकी आवाज़ शोर में दब गई। उसने दोबारा आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर लड़खड़ाया और वह सबके सामने ज़मीन पर गिर पड़ी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। कुछ महिलाएं घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। कई लोग खड़े होकर देखने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमला देवी के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि गुस्सा था। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, यह सब नाटक है। इससे हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की आदत रही है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी भीड़ को चीरती हुई विकास की बुआ आगे आई। उन्होंने साक्षी की नब्ज जांची। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर विकास की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? बहू की हालत बहुत गंभीर है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। 1 मिनट की भी देरी खतरनाक साबित हो सकती है।
यह सुनते ही विकास के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई। पहली बार उसके दिल में डर पैदा हुआ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने साक्षी को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। विकास के हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ घंटे पहले तक वह अपनी पत्नी की तकलीफ को नाटक समझ रहा था, लेकिन अब उसकी जान पर बनी हुई थी। कमला देवी बार बार भगवान का नाम ले रही थी, मगर उनके चेहरे पर डर से ज़्यादा यह चिंता थी कि अगर रिश्तेदारों को इस घटना का पता चला तो समाज में उनकी बदनामी होगी। करीब 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर विकास का दिल बैठ गया। वह भागकर उनके पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही। आपकी पत्नी कई महीनों से गंभीर एनीमिया और कमजोरी से जूझ रही है। उसे पूरा आराम और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए था। अगर आज थोड़ी और देर हो जाती तो हम माँ और बच्चे दोनों को खो सकते थे। डॉक्टर की बात सुनकर विकास चुप हो गया। उसे याद आने लगा कि पिछले कई महीनों से साक्षी अक्सर कमजोरी, चक्कर और दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हर बार उसे यही लगता था कि गर्भावस्था में ऐसा होता रहता है। तभी डॉक्टर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह आपकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट है। पिछले 3 महीनों से डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे थे कि उसे तनाव और ज़्यादा काम से दूर रखना जरूरी है। विकास ने फाइल खोली तो उसके हाथ कांप गए। हर रिपोर्ट पर साफ लिखा था कि मरीज को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। उसी समय साक्षी को होश आया। उसकी आंखें खुलते ही उसने अपने पेट पर हाथ रखा। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे अभी भी अपना बच्चा बचाने का मौका मिला है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या उसके अपने ही लोग कभी उसकी परवाह करेंगे? अगली सुबह अस्पताल के कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति दाखिल हुआ। साधारण सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने उस व्यक्ति को देखकर साक्षी की आंखें भर आई। वह उसके पिता राघव थे। शादी के बाद उन्होंने कभी बेटी के जीवन में दखल नहीं दिया था, क्योंकि साक्षी ने हमेशा यही कहा था कि वह अपनी दुनिया खुद संभालना चाहती है। राघव ने बेटी का माथा सहलाया और धीमे से पूछा, इतनी तकलीफ सह रही थी और मुझे बताया तक नहीं? यह सुनते ही साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। महीनों से जमा दर्द आखिर बाहर निकल आया। कमरे के बाहर खड़े विकास और कमला देवी ने पहली बार साक्षी के पिता को गौर से देखा। उन्हें लगा यह कोई साधारण बुजुर्ग होंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल में हलचल मच गई। अस्पताल का निर्देशक खुद बाहर आया और राघव से हाथ जोड़कर मिलने लगा। कई बड़े अधिकारी उनके आसपास खड़े दिखाई दिए। यह देखकर विकास हैरान रह गया। उसने रिसेप्शन पर खड़े एक कर्मचारी से पूछा, ये आखिर है कौन? कर्मचारी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोला, आप इनके दामाद हैं और आपको नहीं पता? ये राघव मेहता है। देश भर में चल रहे कई बड़े ट्रस्ट और शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक। हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च यही उठाते हैं। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह हमेशा कमज़ोर और असहाय समझता रहा, वह इतने सम्मानित परिवार से आती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उसी शाम राघव अपने वकील के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कुछ दस्तावेज मेज पर रखे और बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए हमेशा चुप रहना चुना था, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद मैं चुप नहीं रहूँगा। विकास और कमला देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगले ही पल वकील ने वह फाइल खोली जिसमें पिछले 6 महीनों के अस्पताल रिकॉर्ड्स, डॉक्टरों की चेतावनियाँ और कुछ ऐसे सबूत थे जो साबित करते थे कि साक्षी को जानबूझकर उसकी हालात के बावजूद लगातार काम कराया गया था। फाइल का पहला पन्ना देखते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस पर उसके अपने हस्ताक्षर मौजूद थे। फाइल में अपने हस्ताक्षर देखकर विकास का गला सूख गया। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले साक्षी की नियमित जांच के दौरान डॉक्टर ने एक सहमति पत्र पर उसके हस्ताक्षर कराए थे।
उस समय वह जल्दी में था और बिना पढ़े ही दस्तावेज पर साइन कर दिया था। अब वही कागज़ उसके सामने सबूत बनकर रखा था। उसमें साफ लिखा था कि गर्भावस्था के अंतिम महीनों में साक्षी को तनाव, भारी काम और मानसिक दबाव से दूर रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों को गंभीर खतरा हो सकता है। राघव ने फाइल बंद करते हुए कहा, मुझे अपनी दौलत या पहचान पर कभी घमंड नहीं रहा, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए भी मैं चुप नहीं बैठ सकता। कमला देवी तुरंत बोली, आप हमें अपराधी साबित करना चाहते हैं? हमने तो बहू को अपनी बेटी जैसा रखा है। उनकी बात सुनकर साक्षी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। पहली बार उसने सबके सामने कहा, अगर बेटी जैसा रखा होता तो शायद आज मैं अस्पताल के बिस्तर पर नहीं होती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विकास ने सिर झुका लिया। वह चाहकर भी साक्षी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उधर डॉक्टरों ने साफ निर्देश दिए थे कि साक्षी को किसी भी तरह का तनाव नहीं दिया जाएगा। इसलिए राघव ने फैसला किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद साक्षी कुछ समय उनके साथ रहेगी। यह सुनते ही कमला देवी भड़क उठी। उन्हें लगा कि अगर साक्षी मायके चली गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी। उन्होंने विकास को अलग ले जाकर कहा, अगर बहू इस घर से चली गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। विकास खुद भी डर गया था। उसे एहसास होने लगा था कि अगर साक्षी ने अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में खुलकर बोलना शुरू कर दिया तो उसकी इज्जत और परिवार दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अगले दिन वह फूलों का गुलदस्ता लेकर साक्षी के कमरे में पहुंचा। उसने पहली बार नरमी दिखाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, घर वापस चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन साक्षी अब पहले वाली साक्षी नहीं रही। उसने शांत स्वर में कहा, गलती और आदत में बहुत फर्क होता है विकास। एक बार गलती होती है, लेकिन जो महीनों तक चलता रहे वह आदत बन जाती है। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय डॉक्टर कमरे में आए और उन्होंने एक नई रिपोर्ट साक्षी को दी। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हमें गर्भ में बच्चे की स्थिति पर लगातार नज़र रखनी होगी। पिछले तनाव का असर बच्चे तक पहुंचा है। अगले कुछ सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही साक्षी का दिल बैठ गया। वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद साक्षी अपने पिता के घर चली गई। वहाँ पहली बार उसे सुकून मिला। कोई उसे सुबह 4 बजे उठाकर काम करने के लिए नहीं कहता था। कोई उसकी थकान का मजाक नहीं उड़ाता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में शांति ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक शाम उसके पिता के वकील ने कुछ तस्वीरें और दस्तावेज लाकर मेज पर रखे। राघव ने जैसे ही फाइल खोली, उनके चेहरे का रंग बदल गया। साक्षी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ पापा? राघव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता था कि समस्या सिर्फ तुम्हारी सास है, लेकिन अब लगता है कि मामला इससे कहीं बड़ा है। साक्षी ने फाइल अपने हाथ में ली। उसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शन, संपत्ति के कागज और विकास के नाम से जुड़े ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें देखकर उसकी आंखें फैल गई। साक्षी के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल दोबारा खोली और एक एक कागज ध्यान से देखने लगी। उन दस्तावेजों में विकास के बैंक खातों की जानकारी, कुछ प्रॉपर्टी डील्स और कई ऐसे लेन देन दर्ज थे जो सामान्य नहीं थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी के कुछ ही महीनों बाद विकास ने कई बार अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से साक्षी के पिता की संपत्ति और प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। उसने यह काम इतनी चालाकी से किया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। साक्षी की आंखों के सामने शादी के शुरुआती दिन घूमने लगे। उसे याद आया कि विकास अक्सर उसके परिवार के बारे में सवाल पूछता था। तब उसे लगता था कि यह सिर्फ प्यार और अपनापन है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उसके पीछे कोई और मकसद था। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे डर है कि विकास को बहुत पहले से तुम्हारी असली पहचान का अंदाज़ा हो गया था। शायद उसे पूरा सच नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि तुम किसी प्रभावशाली परिवार से हो। यह सुनकर साक्षी स्तंभ रह गई। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि जिस रिश्ते को वह प्यार समझती रही, उसकी नींव ही झूठ पर टिकी थी। उधर विकास के घर में भी माहौल खराब हो चुका था। कमला देवी लगातार उसे समझा रही थी कि किसी तरह साक्षी को वापस घर लाना होगा, लेकिन विकास के मन में डर बढ़ता जा रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि सच धीरे धीरे उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तभी एक और मुसीबत उसके सामने आ गई। उसके एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने उससे संपर्क किया और पैसे वापस मांगने लगा। वह रकम लाखों में थी। विकास पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद साक्षी को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। उधर से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। महिला ने कहा, मुझे आपसे विकास के बारे में ज़रूरी बात करनी है। साक्षी पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसने मिलने की बात मानी तो अगले दिन वह अपने पिता के साथ तय जगह पर पहुंची। वहां लगभग 30 साल की एक महिला उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। महिला ने अपना नाम नेहा बताया और नेहा ने कहा कि कई साल पहले उसकी सगाई विकास से होने वाली थी। शुरुआत में विकास बहुत अच्छा इंसान लगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह लोगों का इस्तेमाल करने में माहिर है। जब नेहा के परिवार ने शादी के लिए बड़ी रकम देने से मना कर दिया तो विकास ने रिश्ता तोड़ दिया था। नेहा ने कुछ पुराने मैसेज और रिकॉर्डिंग भी दिखाई। उनमें विकास पैसे और फायदे की बातें कर रहा था। साक्षी को पहली बार एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ उसके साथ नहीं हुई थी। विकास हमेशा से ऐसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार शिकार वह बनी थी। राघव ने तुरंत सारे सबूत अपने वकील को सौंप दिए। अब मामला सिर्फ घरेलू अत्याचार का नहीं रहा था। कई पुराने सच सामने आने लगे थे। लेकिन किस्मत अभी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली थी। उसी रात साक्षी को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। वह घबरा गई। परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सबका दिल बैठ गया। डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर राघव बेचैन होकर टहल रहे थे। दूसरी तरफ जब यह खबर विकास तक पहुंची तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वह सब कुछ खोने वाला है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रात जैसे रुक गई थी। राघव बेचैनी से एक ही जगह पर बार बार टहल रहे थे। उनकी आंखें बार बार उस लाल बत्ती पर टिक जाती जो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही थी। हर गुजरता मिनट उन्हें 1 घंटे जैसा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ साक्षी दर्द और डर के बीच अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। उसे सिर्फ एक ही बात बार बार याद आ रही थी। वह अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित देखना चाहती थी। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राघव लगभग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। यह सुनते ही राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। महीनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर राहत दिखाई दी। कुछ देर बाद नर्स एक छोटे से नवजात बच्चे को लेकर बाहर आई। राघव ने उसे गोद में लिया तो उनकी आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी बेटी को नई जिंदगी दे दी हो। जब साक्षी को होश आया और उसने अपने बेटे को पहली बार देखा तो उसकी सारी पीड़ा जैसे कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन वादा किया कि वह उसे कभी उस माहौल में नहीं ले जाएगी जहाँ सम्मान से ज़्यादा अहंकार को महत्व दिया जाता हो। उधर विकास की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। नेहा द्वारा दिए गए सबूत, पुराने लेन देन और कई लोगों के बयान सामने आने लगे थे। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। जिन लोगों को वह सालों तक धोखा देता रहा था वे भी सामने आने लगे। उसके कई बिजनेस पार्टनर ने उससे दूरी बना ली। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और उसके काम ठप पड़ने लगे। कुछ सप्ताह बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इस बार साक्षी डरी हुई बहू बनकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ खड़ी एक मजबूत महिला बनकर अदालत पहुंची। उसने शांति से अपने साथ हुए हर व्यवहार का सच बताया। डॉक्टरों की रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और दूसरे सबूत अदालत के सामने रखे गए। दूसरी तरफ विकास और कमला देवी के पास अपनी सफाई में कहने के लिए बहुत कम बचा था। कई सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने माना कि गर्भवती महिला के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया था। साक्षी को न्याय मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत अदालत का फैसला नहीं था। सबसे बड़ी जीत यह थी कि
उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। फैसले के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों ने उससे पूछा, क्या अब आपको संतुष्ट मिला? साक्षी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा जो उसकी गोद में आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए था। हर औरत की ज़िंदगी में सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। जिस दिन वह अपने सम्मान के लिए खड़ी होना सीख जाती है, उसी दिन उसकी हार खत्म हो जाती है। समय बीतता गया। साक्षी ने महिलाओं की सहायता के लिए एक संस्था शुरू की। वहाँ उन महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता दी जाती थी जो घरेलू अत्याचार का सामना कर रही थी। धीरे धीरे उनकी संस्था हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई। एक दिन वह अपने बेटे के साथ संस्था के बगीचे में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसका बेटा खेलते खेलते उसके पास आया और मासूमियत से बोला, मम्मा, आप हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो? साक्षी ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, क्योंकि बेटा, जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह जरूर होती है। दूर आसमान में डूबते सूरज की रोशनी फैल रही थी। कभी जिस लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बहू या पत्नी तक सीमित कर दी गई थी, आज वही कई महिलाओं की ताकत बन चुकी थी। उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने उसे अपनी ताकत बना लिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।